हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोगों का पेपर 4 चल रहा है। किसका? जो भी VI फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत बच्चे हैं उन लोगों का। तो पिछले क्लास में मैं आप लोगों को स्मृति के बारे में बताया था, वृद्धि के बारे में जानकारी दी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारण हैं जो हमारी अभिप्रेरणा, जो हमारी जिज्ञासा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और एक बात है कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि आप लोग की परीक्षा का समय अब नजदीक दिनों पर दिन आ रहा है, इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मैं आप लोग को अपना कांटेक्ट नंबर दे ही दिया हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, जॉन पी डिसेको। अब आ जाएगा परीक्षा में कि जॉन पी डिसेको के अनुसार अभिप्रेरणा के कितने कारक हैं, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जब आप ध्यान से पढ़ोगे तब आसानी से आप हल कर सकते हो। इन्होंने क्या किया है कि जॉन पी डिसेको ने अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का उल्लेख किया है जो निम्नलिखित है। क्या किया है? 4 कारक इन्होंने दिए हैं। कौन कौन से? पहला है उत्तेजना, दूसरा है प्रत्याशा, तीसरा है प्रेरणा स्रोत और चौथा है दंड। ठीक है, अब देखिए ये जो 4 कारक हैं, इन चारों कारकों में एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ निकटतम संबंध है। ठीक है, इन कारकों का एक दूसरे के साथ निकटवर्ती संबंध होता है। जैसे पहला है उत्तेजना। पहला हमारा क्या है? उत्तेजना। डोनाल्ड हेब के शब्दों में उत्तेजना शक्ति प्रदान करती है परंतु निर्देशन नहीं। ठीक है, उत्तेजना क्रिया को प्रारंभ करती है लेकिन उसे संयमित या नियंत्रित नहीं कर सकती है। उत्तेजना क्या है कि हमारे शरीर के उत्तेजना क्रिया को प्रारंभ करती है लेकिन उसको संयमित नियंत्रित नहीं कर पाती है। मान लीजिए कि किसी आदमी में उत्तेजना आ गया कि हम उसको मारेंगे, लेकिन वो उत्तेजना आपको नियंत्रित नहीं कर पाती है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? उत्तेजना कहते हैं। यह व्यक्ति की उत्तेजनशीलता की सामान्य अवस्था होती है। सजगता, प्रतिक्रियाशीलता, जागरूकता या सतर्कता का सामान्य स्तर उत्तेजना के विभिन्न स्तर होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? नींद, सजगता, व्याकुलता। ठीक है, अब नींद में क्या होता है? यह उत्तेजना का न्यूनतम स्तर होता है। उत्तेजना का नींद क्या होता है? उत्तेजना का न्यूनतम स्तर होता है। सजगता, यह मध्यम या संयमित स्तर होता है। ठीक है, तीसरा है व्याकुलता। यह उत्तेजना का उच्चतम स्तर होता है। व्याकुलता क्या होता है? उत्तेजना का उच्चतम स्तर होता है। अब हमारी सर्वाधिक कुशलता के लिए हमारी उत्तेजना का सर्वोत्तम स्तर मध्यवर्ती स्तर होता है। उत्तेजना क्रिया को प्रारंभ करती है लेकिन उसे संयमित या नियंत्रित नहीं करती है। उत्तेजना के 2 स्रोत होते हैं। पहला का आंतरिक उत्तेजना स्रोत। पहला हमारा क्या है? आंतरिक उत्तेजना स्रोत। आंतरिक योजना का स्रोत है विचार और कल्पना का प्रवाह। आमतौर पर व्यक्ति अपनी शारीरिक या जैविक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सक्रिय रहता है। कोई भी व्यक्ति का सामान्य लक्षण रहता है क्या? वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी न किसी कारण से व्यस्त रहता है, उत्तेजित रहता है। ठीक है,
मनुष्य स्वभाव से सक्रिय होता है और इस क्रिया में क्या रहता है, वो हमेशा सक्रिय रहता है। आंतरिक उत्तेजना के स्रोत निम्न शारीरिक अवस्थाओं से लेकर उच्च मानसिक प्रक्रियाओं तक होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, उच्च मानसिक प्रक्रियाओं तक होते हैं। अब दूसरा हमारा है बाह्य उत्तेजना स्रोत। ये बाह्य उत्तेजना स्रोत क्या है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एराउसल। बाह्य उत्तेजना स्रोत वातावरण द्वारा प्रदान की गई उत्तेजना है। कुछ उत्तेजना हमारे शरीर में कैसे आती हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। जैसे मौसम ठंडा रहता है तो एक अलग प्रकार की शांति वाली उत्तेजना बनती है। मौसम गर्म हो जाता है, ज्यादा हीट हो जाता है तो व्याकुलता वाली हमारे शरीर में उत्तेजना आती है। ऐसी होती है ना। व्यक्ति अपने वातावरण से उत्तेजना प्राप्त करता है। वातावरण के कारक उत्प्रेरक या उद्दीपन का कार्य करते हैं। वातावरण की नवीनता छात्र को अभिप्रेरणा प्रदान करती है। उत्सुकता और उत्तेजना दोनों भावनाओं के स्तर को बढ़ाते हैं। उत्तेजना में भावनाओं और संवेगों की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, उत्सुकता का शिक्षार्थियों की उपलब्धि से सकारात्मक संबंध होता है। उत्सुकता का क्या होता है कि शिक्षार्थियों की उपलब्धि से सकारात्मक संबंध होता है। ठीक है, अब है हेब। हेब के अनुसार क्या है, हेब क्या है, एक शिक्षाविद है। इस बात पर बल देता है कि प्राणियों को सक्रिय होना चाहिए। वातावरण में संतुष्टि और जैविक आवश्यकताएं मस्तिष्क और मांसपेशियों को सक्रिय रखते हैं। जब कक्षा पर्याप्त अभिप्रेरणा प्रदान नहीं करती है तो शिक्षार्थी स्वयं को उत्तेजित रखने के लिए शायद दिवा स्वप्न देखे। इसीलिए सजीव और सक्रिय रहने के लिए क्रिया मानव स्वभाव का एक स्वाभाविक पहलू है। क्रिया के स्तर को उत्तेजना का स्तर कहते हैं। मनुष्य निरस्ता और उत्तेजना को मध्यवर्ती स्तर पर रहने का प्रयास करता है। ठीक है, अब हो गया उत्तेजना के लिए अध्यापक की भूमिका। उत्तेजना के लिए किसकी भूमिका, अध्यापक की भूमिका। उत्तेजना छात्र की सजगता या ध्यानशीलता का सामान्य स्तर होता है। कोई भी कक्षा में जब बच्चा जाता है तो क्या रहता है, उत्तेजित रहता है, सजग रहता है। तो ये इसकी क्या है, आम एक्टिविटी है। ठीक है, इसका तात्पर्य होता है कि शिक्षार्थी को सक्षम अधिगम स्थिति में सक्रिय बनाना। अब इसमें हमारा क्या दायित्व बनता है कि शिक्षार्थी को सीखने लायक बनाना। ठीक है, जब छात्र सजग होगा तो यह सर्वोत्तम कार्य प्रदर्शन करेगा। जब छात्र कक्षा में सजग रहेगा तो अपना उच्च से उच्च प्रदर्शन देगा। अध्यापक का कार्य है छात्र को उसकी प्रस्तुति में सक्रिय बनाना। ठीक है, अमूर्त संकल्पनाओं को मूर्त उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट करके छात्रों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उदाहरण के द्वारा छात्र को प्रोत्साहित करना चाहिए। अज्ञात संकल्पनाओं को समझने के लिए सादृश्यता का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इस उद्देश्य से अध्यापक द्वारा खोज, अन्वेषण और ब्रेन स्टॉर्मिंग नीतियों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, प्रारंभिक व्यवहार को छात्रों के लिए उपयुक्त समझा जाना चाहिए। ब्रूनर का कहना है कि, ब्रूनर का क्या स्टेटमेंट है कि जब छात्र को खोज की क्रिया के रूप में अधिगम करने दिया जाता है तो वह आत्म पुरस्कार की स्वायत्तता के साथ स्वयं को अधिगम में अधिकाधिक व्यस्त रखता है। ठीक है, छात्र अपनी खुद की उत्तेजना का उत्प्रेरणा के लिए प्रबंध करता है और इस प्रकार अपने उत्तेजना संबंधी कार्य को संपादित करता है। ठीक है, अब है दूसरा प्रत्याशा। दूसरा क्या है, प्रत्याशा। प्रत्याशा को क्षणिक विश्वास समझा जाता है कि एक विशेष क्रिया के बाद विशेष परिणाम होता है। प्रत्याशा मतलब क्या होता है, आशा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रत्याशा को क्षणिक विश्वास समझा जाता है कि एक विशेष क्रिया के बाद विशेष परिणाम प्राप्त होगा।
यह उत्तेजना की अवस्था और व्यक्ति की अभिप्रेरणा से संबंधित होता है। ठीक है, हमें जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, जिस प्रत्यक्ष ज्ञान की उम्मीद होती है, इसका अंतर उत्तेजना का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्याशाओं के बीच अंतर उत्तेजना के स्रोत होते हैं। अब देखिए मैकडॉनल्ड क्या लिखता है, मैकडॉनल्ड लिखता है कि अंतर का परिणाम हमारे द्वारा अनुभव की गई भावना को निर्धारित करता है। जब हम किसी लोग में अंतर स्थापित करते हैं तो ये हमारी भीतर की जो भावना है उसको ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अध्यापक का प्रत्याशा से अत्यधिक संबंध होता है। अध्यापक जब कक्षा में बच्चे को पढ़ाता है तो उससे जो इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्याशा। तो उससे परिणाम की ज्यादा इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्याशा कहते हैं। अध्यापक प्रत्याशा से अत्यधिक संबंध होता है। अपने शिक्षण का संगठन करने में उसे शिक्षार्थी की प्रत्याशाओं और आदर्शों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, शिक्षार्थी मनोवैज्ञानिक बल से उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जो प्रत्याशा का परिणाम होता है। ठीक है, शिक्षार्थियों की प्रत्याशा और संतुलन शक्तियों का उनकी उस अभिप्रेरणा द्वारा पता किया जा सकता है जिसके उनके द्वारा प्राप्त किया जाना है। प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्याशा में अत्यधिक अंतर होने पर असंतुष्टि की भावना विकसित होती है। मान लीजिए कि आप किसी क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उसका परिणाम आपको संतुष्ट पूर्वक नहीं आ रहा है, तो आप में कैसा प्रत्याशा आएगी, हतोत्साहित प्रत्याशा आप में उत्पन्न होगी। ठीक है, और कम अंतर शिक्षार्थियों की संतुष्टि और प्रसन्नता प्रदान करती है। उपलब्धि अभिप्रेरणा प्रत्याशा का परिणाम होती है। जो भी छात्र उपलब्धि लेकर आते हैं वो प्रत्याशा का क्या होता है, अच्छा परिणाम उसको माना जाता है। ठीक है, अब है प्रत्याशा के लिए अध्यापक की भूमिका। इसमें अध्यापक की क्या रोल ऑफ द टीचर फॉर द एक्सपेंसेंसी, इसमें अध्यापक की क्या भूमिका होती है। अध्यापकों को शिक्षार्थियों की प्रत्याशाओं और शक्तियों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, शिक्षार्थी को अनुदेशात्मक परिणाम की इच्छा होनी चाहिए जिसके उसके द्वारा प्राप्त किए जाने की काफी संभावना है। ठीक है, शिक्षार्थी की तत्कालिक प्रत्याशा उनकी अंतिम प्रत्याशा से संबंधित होना चाहिए। शिक्षार्थी को शिक्षण अधिगम क्रियाओं में लगाया जा सकता है। जैसे अध्यापक क्या करते हैं कि जो बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जिनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है, उदंड टाइप के होते हैं, उनको पढ़ने में उनका मन नहीं लगता है, तो उसको क्या करते हैं कि क्लास में 10 मिनट के लिए टीचर बना देते हैं कि तुम इसको पढ़ो, इसको बताओ। इससे क्या होता है कि उसके भीतर एक दूसरी प्रकार की सीखने की प्रक्रिया उत्सुक होती है जिससे वो पढ़ाई में मेहनत करने लगता है और उसके प्रति शिक्षक की प्रत्याशा अधिक बढ़ जाती है। छात्रों की प्रत्याशा के स्तर को बदलकर शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को जा सकता है। यथार्थवादी, आशावादी और निराशावादी प्रत्याशाओं के बीच अंतर करने के लिए अध्यापक को प्रत्येक छात्र के पिछले विद्यालय सफलता और असफलता की प्राप्त जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें शिक्षक का क्या दायित्व बनता है, अध्यापक का, इस बच्चे का जो पीछे का क्लास है उसमें इसका रिकॉर्ड क्या है, उसके अंक देखकर, उसके अनुशासन का परसेंटेज देखकर, विद्यालय की उपस्थिति देखकर, अटेंडेंस सब मिलाकर उसके पिछले रिकॉर्ड को देखना चाहिए। तब उस अनुसार बच्चे पर उसका ध्यान दिया जाता है। ठीक है, उसे छात्रों प्रत्याशाओं में इस तरह से सुधार करना चाहिए कि नए अनुदेशात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के उनके प्रयासों को बढ़ाया जा सके। अधिगम में छात्रों से पूर्ण प्रयास करने के लिए अध्यापक को स्तर से प्रत्याशाओं का संबंध छात्रों के तत्कालिक और दूरस्थ लक्ष्यों से जोड़ना चाहिए। ठीक है, अब है तीसरा प्रोत्साहन। प्रोत्साहनों को वास्तविक लक्ष्य वस्तुएं गोल ऑब्जेक्ट माना गया है। प्रोत्साहनों की प्रकृति व्यक्ति की कार्य कुशलता को प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा की मात्रा प्रोत्साहन पर निर्भर करती है। सकारात्मक और नकारात्मक
प्रबलनों को प्रोत्साहन के रूप में समझना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि बच्चे का नकारात्मक जवाब रहा है तो उसको आप सकारात्मक समझाकर और उसे पुनर्बलन मतलब कि उसे प्रोत्साहित कीजिए। ठीक है, उसका जो दिमाग होता है उसको आप डिमोरलाइज मत कीजिए। अब पहला है इसमें सकारात्मक प्रोत्साहन। सकारात्मक प्रबलन सकारात्मक पुरस्कार होता है। सकारात्मक मतलब कि अच्छी आपकी सोच। अब इसमें क्या क्या आता है? पहला आता है प्रशंसा करना, ईमान, मुस्कुराहट, बच्चे को मुस्कुरा कर जवाब देना, और धन सकारात्मक मतलब कि पुरस्कार रखना, प्राइज देना, कलम, कॉपी, ऐसे चीजों का उपयोग करना। ठीक है, अब दूसरा है नकारात्मक प्रोत्साहन। नकारात्मक प्रोत्साहन की क्या एक्टिविटी होती है? नकारात्मक प्रबलन नकारात्मक पुरस्कार होता है। इसमें क्या होता है? पहला क्या है कि शोर से व राहत से जो खिड़की बंद करने के बाद मिलती है। दूसरा है चेतना शून्यता जो दांत के दर्द को कम कर देती है, नकारात्मक प्रबलन है। अब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रबलन हमारी अनुक्रियाओं को बल दान करते हैं। ये प्रबल कारक होते हैं जो हमारे व्यवहार की शक्ति बढ़ाते हैं। ठीक है, अब है प्रोत्साहनों के कार्य में अध्यापक की भूमिका। इसमें टीचर की क्या भूमिका होती है प्रोत्साहन के कार्य में? अध्यापक को छात्रों की क्रियाओं को प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि अधिगम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवहार को प्रबल बनाया जा सके। इसमें शिक्षक का दायित्व बनता है कि उसके कार्यों को आप प्रोत्साहित कीजिए ताकि सीखने की कला में वो अपना ज्यादा से ज्यादा बच्चा मेहनत कर सके। ठीक है, अब है इस प्रकार की अभिप्रेरणा अध्यापक द्वारा निम्नलिखित प्रविधियों द्वारा दी जा सकती हैं। कैसे कैसे दी जा सकती है अध्यापक द्वारा? तो प्रशंसा एवं निंदा। आप किसी अच्छी चीज का प्रशंसा कीजिए और खराब चीज का निंदा कीजिए। दूसरा है उत्साह। तीसरा है परीक्षा फल, ग्रेड या श्रेणियां जो आजकल चल रहा है। चौथा है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, बच्चों के बीच कंपटीशन कराना। ठीक है, परीक्षा फल विद्यार्थियों को पृष्ठ पोषण प्रदान करते हैं। अध्यापक को छात्र के कार्यभार का मूल्यांकन करने में ग्रेड या अंक देने चाहिए। छात्रों की क्रियाओं की प्रशंसा करके छात्रों की उपलब्धि के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। ठीक है, अब है छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि लेने लगते हैं। इससे क्या होता है कि छात्र हैं जो सीखने की प्रक्रिया में क्या करते हैं? अधिक से अधिक मात्रा में रुचि लेने लगते हैं। अब है दंड, जिसको क्या कहते हैं? पनिशमेंट। दंड एक नकारात्मक अभिप्रेरणा है जो असफलता, प्रतिष्ठा खोने, अपमान, अस्वीकृति, शारीरिक दर्द इत्यादि की संभावनाओं को कम कर देता है। ये एक दंड क्या करता है? दंड दिया जाता है ना, हर एक चीज में पनिशमेंट दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि असफलता, प्रतिष्ठा खोने, अपमान, अस्वीकृति, शारीरिक दर्द इत्यादि की संभावनाओं को क्या कर देता है? कम कर देता है। स्किनर के अनुसार, स्किनर महोदय ने क्या कहा है कि अवांछित व्यवहार को रोकने के लिए दंड आवश्यक है। मान लीजिए कि अवांछित व्यवहार कोई बच्चा कर रहा है, उसके लिए दंड क्या है? एक आवश्यक चीज है। जब व्यक्ति दंड का एक पुरस्कृत विकल्प पेश किया जाता है तो दंड बहुत प्रभावशाली हो जाता है। दंड के दो कार्य होते हैं। व्यक्ति को उसके अवांछित व्यवहार के लिए दंड दिया जाता है ताकि वो भविष्य में यही व्यवहार न दोहराए, इसीलिए ना दंड दिया जाता है। अगला दूसरा है, उससे दूसरे लोगों के सामने दंड दिया जाता है ताकि यह अपने बुरे कर्मों के लिए शर्मिंदा महसूस किया जा सके। मान लीजिए कि आप क्लास में किसी बच्चे को पनिशमेंट दे रहे हैं तो पूरे बच्चों के सामने जब आप दंड दे रहे हैं तो बच्चा को लगेगा ना कि हमारे बुरे कर्मों के लिए हमें दंड मिल रहा है। ठीक है, दंड में अध्यापक की भूमिका, इसमें क्या होती है? दंड की प्रक्रिया बहुत प्रभावशाली हो सकती है, विशेष रूप से तब तक जब एक शिक्षार्थी को वैकल्पिक अनुक्रिया करने की अनुमति दे दी जाए।
जो वांछित हो और दंडित अनुक्रिया के साथ असंगत हो। अध्यापक को अग्रलिखित स्थितियों में दंड का प्रयोग करना चाहिए। कब कब? जब अवांछित दंड का परिणाम हानिकारक हो। मान लीजिए कि जो बच्चा व्यवहार कर रहा है तो उसका परिणाम कैसा हो, हानिकारक हो, जो आपको पता चल जाए तो उसको दंड देना जरूरी होता है। अब है दूसरा, अवांछित व्यवहार को तत्काल दंडित किया जाना चाहिए ताकि छात्र को एहसास हो सके कि उसको अवांछित व्यवहार के कारण दंड दिया गया है। अब है तीसरा, इसमें पुरस्कार और दंड का साथ साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। अच्छे व्यवहार को पुरस्कृत किया जाना चाहिए और बुरे व्यवहार को दंडित किया जाना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि व्यवहार को नियंत्रित करने में सकारात्मक प्रबलन दंड से अधिक प्रभावशाली होते हैं। बीएफ स्किनर का यह भी कहना है कि गलत अनुक्रियाओं की अवहेलना की जानी चाहिए और सही अनुक्रियाओं को प्रबलता प्रदान की जानी चाहिए। और इसमें शिक्षक का भी दायित्व तो बनता है कि मान लीजिए कि कुछ हल्का गलत काम बच्चा क्लास में कर रहा है तो उसको नजरअंदाज करना चाहिए, न कि उस पर हावी होना चाहिए। ठीक है, गलत अनुक्रियाओं की क्या करना चाहिए? अवहेलना करनी चाहिए। अनुक्रियाओं की प्रबलता प्रदान की जानी चाहिए। दंड से शिक्षार्थियों में भय और हीन भावना की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, उनका क्या कहना है कि कुछ ऐसे दंड होते हैं जिससे बच्चे में गलत परिणाम भी आ सकते हैं, उसमें हीन भावना की भी उत्पत्ति हो सकती है। तो दंड ज्यादा कठोर नहीं होना चाहिए। इसीलिए छात्रों की समस्याओं के साथ साथ व्यवहार करने में शिक्षण अधिगम स्थितियों में इसकी कभी कभार प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब है छात्रों को दंड देने के विभिन्न ढंग हो सकते हैं, और भी बहुत से ढंग हो सकते हैं। इसका तब प्रयोग किया जाना चाहिए जब अन्य ढंग असफल हो जाए। मान लीजिए कि बात से, उदाहरण के द्वारा या बात से शर्मिंदा करके दंड दीजिए। जब इससे काम नहीं बनता है तो उसे कड़ाई से निपटे। ठीक है, दंड की गई गलती के अनुपात में अनुसार में होना चाहिए। अगला क्या है, इसे छात्र के स्वभाव के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि छात्र बहुत संवेदनशील है और वह गंभीर अपराध करता है तो उसे अत्यधिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए। समझ में आ गया? अब आज का जो ये चैप्टर था यहीं पर समाप्त होता है, जो टॉपिक हमारा था। अब इससे क्या क्या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कुछ मैंने तैयार किए हैं, उसको आप लोग ध्यान से नोट कीजिएगा। ठीक है, पहला सवाल देखिए। पहला इसमें सवाल क्या है, देखिए ध्यान से। उत्तेजना को किसने एवर्जाइजर बट नॉट इज ए स्टीयरिंग गियर कहा है? ठीक है, नोट करते जाइएगा। ऑप्शन क्या दिया है? ए स्किनर, बी मैकक्लीलैंड, सी डोनाल्ड हेब, डी ब्रूनर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डोनाल्ड हेब। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। उत्तेजना के निम्नलिखित में से कौन से स्रोत होते हैं? ए आंतरिक स्रोत, बी बाह्य स्रोत, सी दोनों ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों ए और बी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 13। उत्तेजना का उच्चतम स्तर क्या होता है? ठीक है, ए नींद, बी सजगता, सी व्याकुलता, डी सतर्कता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, व्याकुलता। नोट करते जाइएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। प्रत्याशा को किसने द साइज ऑफ द डिस्क्रिपेंसी डिटरमाइंस द फीलिंग वी एक्सपीरियंस कहा है? ए हेब, बी स्किनर, सी मैकनीलैंड, डी ब्रूनर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मैकनीलैंड। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5।
सकारात्मक प्रोत्साहन का उदाहरण क्या है? ए दंड, बी उपहास, सी पुरस्कार, डी उपेक्षा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुरस्कार। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। बाहरी उत्तेजना का प्रमुख स्रोत क्या है? ए विचार, बी कल्पना, सी पर्यावरण, डी स्वप्न। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पर्यावरण। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग ध्यान से देखिए। अध्यापक किस विधि से छात्रों को उत्तेजना प्रदान कर सकते हैं? ए अपेक्षा, बी प्रोत्साहन, सी दंड, डी अवरोध। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, प्रोत्साहन। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8। सकारात्मक प्रेरक का कार्य क्या होता है? ए नकारात्मक व्यवहार को रोकना, बी इच्छित व्यवहार को प्रोत्साहित करना, सी असफलता को बढ़ावा देना, डी आत्मसम्मान को कम करना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, इच्छित व्यवहार को प्रेरित करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। नकारात्मक प्रोत्साहन का उदाहरण कौन सा है? ए पुरस्कार, बी प्रशंसा, सी उपहास, डी आभार। तो आप लोग भली भांति जानते हैं इसका, तो पढ़ने से ही क्वेश्चन आंसर पता चल जाता है कि नकारात्मक प्रोत्साहन क्या है। ऑप्शन सी, उपहास। उपहास ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। मैकनीलैंड ने प्रत्याशा को किससे जोड़ा है? ए उत्तेजना, बी कार्य प्रदर्शन, सी पुरस्कार, डी लक्ष्य निर्धारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कार्य प्रदर्शन। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन पर देखिए। दंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए इच्छित व्यवहार को बढ़ाना, बी अवांछित व्यवहार को रोकना, सी छात्रों को प्रेरित करना, डी सजा का डर पैदा करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अवांछित व्यवहार को रोकना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12। सकारात्मक प्रोत्साहन में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? ए प्रशंसा, बी पुरस्कार, सी उपहास, डी प्रोत्साहन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपहास। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13। आंतरिक उत्तेजना का मुख्य स्रोत क्या है? ए पर्यावरण, बी पुरस्कार, सी विचार और कल्पना, डी प्रशंसा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विचार और कल्पना। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 14। प्रत्याशा किससे संबंधित होती है? प्रत्याशा किससे संबंधित होते हैं? ए पर्यावरण, बी लक्ष्य, सी विश्वास, डी उत्तेजना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विश्वास। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15। डोनाल्ड हेब ने उत्तेजना को किससे जोड़ा है? डोनाल्ड हेब ने उत्तेजना को किससे जोड़ा है? ए पुरस्कार, बी प्रेरणा, सी सक्रियता, डी दिशा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सक्रियता। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिए। प्रोत्साहन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन क्या दिया है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2। प्रोत्साहन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17। सकारात्मक प्रोत्साहन का मुख्य उदाहरण क्या है? ए प्रशंसा, बी तिरस्कार, सी अपमान, डी भय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशंसा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18। स्किनर ने किसे व्यवहार को सुधारने का सबसे प्रभावी तरीका बताया है? ए पुरस्कार,
बी दंड, सी प्रोत्साहन, डी भय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पुरस्कार। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19, बाहरी उत्तेजना का एक उदाहरण क्या है? ए भूख, बी तापमान, सी चिता, डी विचार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तापमान। ठीक है। अब चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस स्थिति में दंड का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन हमारा है जब अन्य उपाय विफल हो जाए, बी ऑप्शन है जब छात्र का प्रदर्शन अच्छा हो, सी जब पुरस्कार का असर न हो, डी जब प्रोत्साहन सफल हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जब अन्य उपाय विफल हो जाए तब। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 अब कौन सा प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है? ए चिता, बी डर, सी पुरस्कार, डी अनदेखी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पुरस्कार। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 22, उत्तेजना का न्यूनतम स्तर क्या होता है? पढ़ाते वक्त आप लोगों को बताया था कि उत्तेजना का न्यूनतम स्तर क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है सजगता, बी नींद, सी व्याकुलता, डी सतर्कता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी नींद। उत्तेजना का न्यूनतम स्तर क्या होता है? नींद होता है। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को आप लोग ध्यान से देखिए। प्रत्याशा के विकास में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? ए माता पिता, बी शिक्षक, सी पर्यावरण, डी दोस्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शिक्षक। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 24, मैकमिलैंड ने प्रत्याशा को किससे जोड़ा है? ए प्रेरणा, बी विश्वास, सी व्यवहार, डी परिणाम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी परिणाम। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 25, सकारात्मक प्रोत्साहन का उद्देश्य क्या है? ए डर पैदा करना, बी आत्मसम्मान कम करना, सी प्रेरणा देना, डी सजा देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी प्रेरणा बढ़ाना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26, प्रोत्साहन का कार्य क्या है? ए प्रेरणा को घटाना, बी अवांछित व्यवहार को बढ़ाना, सी इच्छित व्यवहार को बढ़ाना, डी परिणाम को अनदेखा करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इच्छित व्यवहार को बढ़ाना। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। आंतरिक उत्तेजना का उदाहरण क्या है? ए ईर्षा, बी विचार, सी भूख, डी भय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विचार। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन क्या है? डोनाल्ड हेब ने उत्तेजना को किससे जोड़ा है? ए सक्रियता, बी डर, सी चिता, डी सजा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सक्रियता। ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 29, बाहरी उत्तेजना का उदाहरण क्या है? पढ़ाते वक्त बताया था। ऑप्शन क्या दिया है? ए भूख, बी पुरस्कार, सी भय, डी मौसम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाहरी उत्तेजना का उदाहरण ऑप्शन डी मौसम। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। किसने कहा है कि दंड अवांछित व्यवहार को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है? देखिए पढ़ाते वक्त आप लोगों के सामने चर्चा किया था। ये कथन किसका है? बोला था ना मैंने कि ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उसी टाइप पर देखिए वस्तुनिष्ठ में कैसे है कि किसने कहा है कि दंड वांछित व्यवहार को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है? ऑप्शन क्या है? ए हेब,
बी स्किनर, सी मैकनीलैंड, डी ब्रूनर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्किनर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। फिर कल की क्लास में मैं इसके आगे का जो टॉपिक होगा उसके साथ लेकर आप लोगों की क्लास में आऊँगा। लेकिन आप लोग कम से कम ये कीजिए कि परीक्षा के देखते हुए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। ठीक है, चलिए तो फिर कल की क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।